हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई, जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। बच्चों, कोई भी परिभाषा जब आप पढ़ें तो उसका कीवर्ड पकड़े, है ना। भाव या विचार को पूर्णतः, पूरी तरह से जो व्यक्त करती है, वो सबसे छोटी भाषा की जो इकाई होती है वो वाक्य कहलाती है ना। वैसे तो भाषा में शब्द भी होते हैं, पद होते हैं, लेकिन जो विचार को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते। तो पूर्णतः व्यक्त कौन कर सकता है? वो करता है वाक्य। अब जो वाक्य है उसके दो घटक या दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक है, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, या फिर इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है। एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में और एक होता है प्रेडिकेट, है ना। तो यानी कि सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य और प्रेडिकेट यानी कि विधेय। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है। अब ध्यान से देखिए, पहले वाक्यों को देख लेते हैं। प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो इसमें कौन है, कौन व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है? प्रिया, है ना। मेरा पड़ोसी दुकानदार है, किसके बारे में बात हो रही है ना। मेरा पड़ोसी, मेरे मित्र का बेटा है, पितृ बोल रही हूँ। मेरे मित्र का बेटा कक्षा में प्रथम आया। पहले ध्यान से वाक्य देखिए, फिर हम लोग इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करेंगे और देखते हैं। हमारे घर के पास रहने वाला परिवार आज घूमने गया है। देखिए, अलग अलग तरह के वाक्य बनाए गए हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब पहला वाक्य है, उसमें क्या आ रहा है? प्रिया। ठीक है, प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है। दूसरे में पड़ोसी कुछ कर के बारे में बात हो रही है, मेरा पड़ोसी। ठीक है, तीसरे में क्या हो रहा है? बेटा, बेटा है ना, मुख्य जो सब्जेक्ट है वो बेटा। और चौथे में क्या है? हमारे घर के पास रहने वाला परिवार। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? परिवार। कौन सा परिवार? जो हमारे घर के पास रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, इनमें जो इन वाक्यों में प्रिया, पड़ोसी, बेटा और परिवार, इनके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो, प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है। कौन कर रहा है परीक्षा की तैयारी? प्रिया। प्रिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेरा पड़ोसी दुकानदार है ना। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ये कर रही हूँ पड़ोसी के बारे में। ठीक है, पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं ना बच्चों। देखो, और तीसरा, मेरे मित्र का बेटा, है ना, कि कौन? एक बेटा है। किसका है? मेरे मित्र का बेटा। तो हम बेटा के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे घर के पास रहने वाला परिवार, हम एक परिवार के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे घर के पास रहता है। तो ये सभी उद्देश्य हैं। अब ये देखिए, मेरा, मेरे मित्र का। अब यहाँ प्रिया तो सिंपल वाक्य है ना। प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो प्रिया हो गई उद्देश्य या सब्जेक्ट। अब दूसरे में देखिए, मेरा पड़ोसी। अब पड़ोसी दुकानदार है, तो इसमें मेरा भी जुड़ गया। किसका पड़ोसी? मेरा पड़ोसी। तो पड़ोसी को एक विस्तार दे रहा है, पड़ोसी की एक विशेषता बता रहा है कि वो किसका पड़ोसी है। तो ये जो है सब्जेक्ट, पड़ोसी को मेरा जो शब्द है जुड़कर उसको विस्तार दे रहा है। तो मेरा। अब फिर तीसरा वाक्य है, मेरे मित्र का बेटा। कौन? मेरे मित्र का। बात तो बेटा की कर रहे हैं, लेकिन वो कौन है? मेरे मित्र का। तो ये पूरा का पूरा जो वाक्यांश है, मेरे मित्र का बेटा, ये क्या होगा? उद्देश्य। ये सभी उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, इसी तरह से आगे, इसी तरह परीक्षा की तैयारी कर रही है। हमने क्या पहला वाक्य पढ़ा था? प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो प्रिया तो हो गई सब्जेक्ट
और बाकी का जो वाक्य का हिस्सा है परीक्षा की तैयारी कर रही है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट या विधेय। ठीक है बच्चों, मेरा पड़ोसी दुकानदार है। अब यहाँ पर क्या मेरा पड़ोसी तो हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट या विषय हो गया, उद्देश्य हो गया, है ना, उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो गया? अब देखिए, दुकानदार है, मेरा पड़ोसी दुकानदार है जो हो गया विधेय हो गया। इसी तरीके से कक्षा में प्रथम आया, आज घूमने गया है, ये सारे जो वाक्यांश हैं ये उद्देश्य के विषय में कुछ कह रहे हैं, अतः ये विधेय हैं। तो अब हमें ऊपर जो हमने वाक्य पढ़े उनसे ये स्पष्ट हुआ कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है, ठीक है। और वो सभी शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े होते हैं वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इन्हें कर्ता का विस्तार कहते हैं। अब एक और उदाहरण देखो, जैसे परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं। अब परिश्रमी जो छात्र में छात्र जो है वो कर्ता है और परिश्रमी शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कर्ता का ही विस्तार है, इसलिए हम इस पूरे को ही उद्देश्य मानेंगे। अब वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे परिश्रमी छात्र, अब परिश्रमी छात्र तो हो गया, क्या हो गया बच्चों? उद्देश्य। और बाकी का जो वाक्य है सदा सफल होते हैं, ये हो गया विधेय, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक्चुअली आगे वाक्य का भेद जानने से पहले आपको इन शब्दों का मोटा मोटा अर्थ जानना ज़रूरी था। वाक्य भेद दो आधारों पर होता है, अब ये भी समझ लीजिए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम अभी नहीं कर रहे हैं, अर्थ के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि वाक्य भेद वाक्यों को दो आधारों पर बांटता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, क्योंकि आज हमें यही पढ़ना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ याद करने की ट्रिक, ठीक है बच्चों। तो अर्थ में पहला जो अक्षर है वो है अ, और 8 में पहला अक्षर जो है वो भी है अ। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 8 हैं। अ और अ का जोड़ा मिला दो, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कभी कभी आपके परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप फटाफट से ध्यान कर लीजिए, अ और 8 भेद लिख दीजिएगा। अभी कौन कौन से हैं इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। बच्चों अभी वाक्य के 8 भेद आपको लग रहा है ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे याद होंगे, लेकिन जब मैं आपको वीडियो के अंत में एक ट्रिक बताऊंगी ना तो ये सारे के सारे आपको सेकंड्स में याद हो जाएंगे और इसी सीक्वेंस में भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इनको समझते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। अब बच्चों विधानवाचक वाक्य को सामान्य कथन भी कह सकते हैं, जिसमें किसी काम के होने या करने की सूचना मिलती है। एक सिंपल सेंटेंस, जैसा कि हम लोग रोज ही बोलते हैं, परिश्रम का फल मीठा होता है, आज हमारे विद्यालय में उत्सव है, बच्चा घर चला गया, माँ आज मंदिर जाएंगी, चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब में उगता है। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये सामान्य जो सेंटेंस होते हैं, सामान्य जो वाक्य होते हैं वो होते हैं विधानवाचक वाक्य, ठीक है। और देखिए इन वाक्यों को देख के आपको ये भी पता चल रहा है कि किसी भी काल में हो सकते हैं, यानी भूतकाल में भी हो सकते हैं, भविष्य काल में भी हो सकते हैं, वर्तमान काल में भी हो सकते हैं। बच्चा घर चला गया, है ना, काम हो चुका, ये भूतकाल हो गया। माँ आज मंदिर जाएंगी, ये भविष्य काल हो गया, अभी ये काम होना है, ठीक है। आज हमारे विद्यालय में उत्सव है, ये क्या हो गया, ये वर्तमान काल हो गया, ठीक है। चीनी मीठी होती है, ये एक हमने सर्वमान्य सत्य वाला वाक्य बना दिया, ठीक है। तो ये किसी भी काल में विधानवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। बच्चों जैसा कि शब्द आप कीवर्ड पकड़िए, निषेध है ना, निषेध का मतलब ही होता है ना, मना करना। निषेध करना का मतलब मना करना। कभी कभी आपने कहीं गए होंगे तो पार्क में या किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं कहीं लिखा होता है प्रवेश निषेध, यानी यहाँ प्रवेश करना मना है। निषेध का मतलब ही मना होता है, ठीक है, इसीलिए इसे नकारात्मक भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाए, यानी काम के ना होने के बारे में बताया जाए, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में सामान्यतः न, नहीं तथा मत लगाकर निषेधवाची वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, तुम यहाँ न बैठो तो अच्छा है, यहाँ से मत जाओ, है ना, यहाँ पर मत पहले वाक्य में क्या था, न। वह यह काम नहीं करेगी, है ना, नहीं आ गया। मैं आज विद्यालय नहीं गया, मेरे मित्र ने विपत्ति में मेरी सहायता नहीं की। ठीक है, अगर नहीं हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे मित्र ने विपत्ति में मेरी सहायता की, ये सिंपल विधानवाचक बन जाएगा। नहीं लगा देंगे तो वो निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। बहुत सारे विधानवाचक वाक्य को नहीं लगाकर बनाया जा सकता है निषेधवाचक। आगे हम लोग उदाहरण एग्जाम्पल्स करेंगे, तब हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट करके देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्दों से प्रश्न पूछा जाए। देखिए इसमें लिखा ही हुआ है प्रश्नवाचक, इसका मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाना है। और आपको अच्छी तरह से पता है प्यारे बच्चों कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब उदाहरण देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, हुआ ना प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। क्या तुम आज मुंबई जा रहे हो, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, तो ये क्या है, सारे के सारे प्रश्न हैं और इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। सिंपल है बच्चों ये तो। अब आया आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जैसा कि शब्द बता रहा है, इसमें कोई ना कोई आज्ञा, आदेश, निर्देश और कभी कभी प्रार्थना जैसी भाव भी प्रकट होता है। इन्हें ही हम आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, कल तक ज़रूर लौट आना, ठीक है, इस तरीके से आज्ञा या आदेश है ये। परीक्षा आरंभ कीजिए, है ना, आप लोग के एग्ज़ाम में मैम ऐसे कहती है ना, परीक्षा चलिए शुरू करिए, टाइम स्टार्ट, तो वो क्या होता है, एक आज्ञा या आदेश होता है या निर्देश होता है। कृपया शांत रहें, यहाँ पर आदेश भी है, और एक प्रार्थना तो नहीं कहेंगे, जब मैम कह रही है तो यही कहेगी, एक तरह का आदेश ही होगा। दीवारों को साफ़ कर दो, है ना, कभी कभी हम साफ़ करा रहे, सफाई करा रहे होते हैं तो अपने हेल्पर्स को इस तरीके से आदेश देते हैं। तो ये जो वाक्य हैं ये सारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनमें आज्ञा हो, कोई निर्देश हो, आदेश हो या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है इच्छावाचक। अब देखिए उसमें भी इच्छा, आपने शब्द को पकड़ो और उसी से आप ध्यान रखने के लिए आपको हमेशा ही याद रहेगा कि जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, सुझाव आदि का भाव व्यक्त हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जब हम आशीर्वाद भी देते तभी तो हम उसके अच्छे की इच्छा करते हैं, जब हम शुभ कामना देते तभी हम अच्छे की इच्छा करते हैं। तो सभी में इच्छा का कहीं ना कहीं निहित होती है। कोई सुझाव देते हैं तो भी हम उसे करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए इच्छावाचक जो वाक्य हैं उसमें कहीं ना कहीं इच्छा होती है, हमारी विश होती है ना। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, है ना, ये आशीर्वाद है, और इच्छा भी है हमारी कि ईश्वर आपको सदा मतलब दीर्घायु, लंबी आयु आपको दे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, प्रथम आने पर हार्दिक बधाई। ठीक है, इस तरह के वाक्य हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, छठे नंबर पे आता है संदेहवाचक। अब जैसा कि शब्द बता रहा है संदेह, डाउट आ गया भाई, डाउट आ गया। अब तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संभावना या संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक कहते हैं। कहीं डाउट आ जाता है भाई ये काम होगा कि नहीं होगा, वो हो चुका होगा क्या नहीं हो चुका होगा। तो इसको उदाहरण देख लीजिए, अब तक वह स्टेशन पहुंच चुका होगा,
हम एक संभावना अनुमान लगा रहे हैं ना, हमें संदेह है पता नहीं पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। हो सकता है आज वर्षा हो जाए, यहाँ भी हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। संभव है आज धूप निकले, दीपक बुझ गया होगा। यानी किसी भी वाक्य में निश्चित कुछ नहीं है बात कि सचमुच वो हुआ है कि नहीं हुआ है, हो भी सकता है और वो काम नहीं भी हो सकता है। ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिए संकेतवाचक। बच्चों संकेतवाचक को आप शर्त बोधक समझिएगा कि क्योंकि संकेत से केवल समझेंगे तो इस वाक्य को नहीं समझ पाएंगे हम ना। जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशनल होती है, एक कंडीशन होती है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। अब यहाँ कंडीशन हो गई ना, तुमने बुलाया नहीं तो मैं कैसे आता। यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। यदि तुम प्रदर्शनी देखने चलो तो मैं भी चल सकता हूँ। यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक अवश्य पाओगे। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। ठीक है, सभी में एक शर्त दिखाई दे रही है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं संकेतवाचक वाक्य। चलिए अगला अंतिम 8 नंबर पे है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण देखिए, अरे तुमने कंप्यूटर सीख लिया, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, ओ तुम आ गए, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो देखिए इन सभी वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए ये हमारे 8 थे, है ना। अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं बच्चों, है ना। देखो, वह आज घूमने गया। ठीक है, अब देखिए वह आज घूमने गया। ठीक, अब इसका निषेधवाचक जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, वह आज घूमने नहीं गया, नहीं लगा देंगे। उसने गृह कार्य कर लिया। अब इसका हमें प्रश्नवाचक बनाना है, क्या उसने गृह कार्य कर लिया। ठीक है बच्चों, तीसरा उदाहरण देखते हैं, वर्षा होने पर फसल अच्छी होगी। अब इसका अगर हमें संकेतवाचक बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें शर्त लगा देंगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, है ना बच्चों। अच्छा आगे देखें, आज बहुत गर्मी होगी। अब इसका संदेहवाचक बनाना है तो हम क्या करेंगे, शायद आज बहुत गर्मी हो, है ना। फिर तुम विजय प्राप्त करो। अब इसका इच्छावाचक बनाना है तो हम कहेंगे अब तुम विजय प्राप्त करो। इसका इच्छावाचक देखिए कैसे होगा, ईश्वर करे तुम्हारी विजय हो। ठीक है, यह नदी अत्यंत चौड़ी है। इसका विस्मयवाचक बनाना है तो हम कैसे करेंगे, अरे इतनी चौड़ी नदी। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, अफसर ने सैनिकों से आगे बढ़ने को कहा। अब इसका आज्ञावाचक बनाना है तो क्या करेंगे हम, अफसर ने कहा सैनिकों आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, अब देखिए 8वें नंबर पे एक और उदाहरण देख लेते हैं। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, ये प्रश्नवाचक है। अब इसको हमें बनाना है विधानवाचक, तो क्या बनाएंगे, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, क्योंकि प्रश्न का उत्तर है ये। तो चलिए, तो इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। और बच्चों कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई हैं, चलिए आपको बता देती हूँ। ये देखिए, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, याद करने की आसान ट्रिक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद याद करने की आसान ट्रिक, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो बच्चों इसमें एक स्टोरी को हमें याद रखना है। तो सबसे पहले विधान नाम का एक आदमी था। गांव में मीडिया के लोगों में मीडिया के लोगों को देखकर ये अफवाह फैली कि कहीं बड़ा हादसा हो गया है। अब विधान ने कहा कि भाई ये घटना सच है। तो विधानवाचक क्या होता है, सीधा कथन। निषेधवाचक, उसका दोस्त बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो हो गया निषेधवाचक। लोग घबरा कर बोले क्या सच में हुआ। प्रश्नवाचक, सरपंच चिल्लाया सब लोग शांत रहो। आज्ञावाचक, विधान बोला काश सब सुरक्षित हों। बन गया इच्छावाचक। दूसरों ने कहा शायद कोई छोटी घटना हुई होगी। संदेहवाचक, किसी ने कहा यदि छोटी घटना हुई होती तो इतने मीडिया वाले ना आते। शर्त या संकेतवाचक। फिर वहीं से आवाज आई, अरे ये तो कुछ और ही निकला।
तो हो गया विस्मयवाचक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, समझिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बच्चों पढ़ते रहिए इसी तरीके से। लर्न हिंदी विद अंजू मैम आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ना। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों जय भारत, जय हिंद।